हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करा था। उसके पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, एंड करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होती है। हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी पार्ट फर्स्ट में कर लिया था। आज हम अपने पार्ट टू में फॉरेन एक्सचेंज रेट के पार्ट टू में करने वाले हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इससे पहले कि आज हम ये सारे टाइप्स के सिस्टम करें, उससे पहले मैं आपको जो हमारी बेसिक क्लास में कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सिंपल सी बात, अगर हम कोई भी इंसान एक इंडिया का पर्सन है और वो किसी अमेरिका से कुछ भी सामान खरीदना चाहता है तो उसको जिस करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी उस करेंसी को कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। जैसे इंडिया का कोई पर्सन है, वो अमेरिका से कोई सामान खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंडिया के पर्सन को जो डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी वो उसके लिए हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज। ओके, दूसरा हमारा आया फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सिंपल सी बात, अगर वो $1 के बदले 80 रुपीज़ दे रहा है, $1 के बदले 80 रुपये दे रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया 1:80। मीन्स जिस रेट में वो अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ बदल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक बार में आसानी से हिंदी लैंग्वेज में, जिस दर पर व्यक्ति अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ जब वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है। जैसे हमने एक्सचेंज करा $1 कितने रुपए में? 80 रुपये में, तो यहाँ पे फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा कितना हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा हो गया 1:80। अब हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या हो गया? सिंपल सी, एक ऐसी मार्केट जहाँ पर फॉरेन करेंसी को खरीदा भी जाता है, फॉरेन करेंसी को बेचा भी जाता है। ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। अब हमारे पास आया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है बच्चों? सिंपल सा, हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जो फॉरेन करेंसी की देख रेख करती है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बाहर की कंट्री का जितना भी पैसा रखा हुआ है, बाहर की कंट्री का जितना भी करेंसी रखा हुआ है आरबीआई के पास, वो हमारे देश के लिए क्या है? क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स करे थे, एक था हमारे पास करेंसी एप्रिसिएशन, एक था करेंसी डेप्रिसिएशन। हमने देखा था जब करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होगा? करेंसी डेप्रिसिएशन है जब विदेशी करेंसी के कंपैरिजन में हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम करेंसी डेप्रिसिएशन। और दूसरा, जब विदेशी करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसे कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो पहले $1 हमारा 80 रुपीज़ का था। अब $1 लेने के लिए हमें सिर्फ 85 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसको कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। और इसका उल्टा, अगर $1 के लिए अब हम अगर 78 रुपीज़, मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? कम पैसे देने पड़ेंगे। पहले 80 रुपीज़ देने पड़ रहे थे $1 लेने के लिए, अब 78। इट मीन्स हमारे पैसे की वैल्यू क्या हुई? स्ट्रांग हुई है। जब हमारा पैसा स्ट्रांग होता है तो इसी को हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। आई होप मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो हमने करा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करा होगा।
आज हम उसके आगे से रिवाइज करेंगे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और लास्ट में आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। सो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। जब भी गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती है, फॉरेन करेंसी के रेट को क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, तो उसको बोलता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, ये वो सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट फिक्स कर देती है करेंसी की वैल्यू। जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया $1 के लिए आप कितना पैसा खर्च करोगे, $1 की वैल्यू मानी जाएगी 50 रुपीज़। तो अब ये ना इंक्रीज हो सकता है, ये ना डिक्रीज हो सकता है, ये हमेशा इसी पर फिक्स रहेगा। ओके, तो जब भी कोई रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है तो उसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये फिक्स करा जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंट्री में रेट कौन फिक्स कर सकता है, गवर्नमेंट ही फिक्स कर सकती है। अब ये ऐसा क्यों करा जाता है कि गवर्नमेंट फिक्स करना चाहती है रेट, तो ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि हम स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी को इंश्योर करा जा सके। आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी सुना होगा कि $1 की वैल्यू 80 हो गई या फिर 80 से 82 हो गई, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, इससे हमारे पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। तो ऐसे सिचुएशन होने से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होने के चांसेस होते हैं, अनस्टेबल इकोनॉमी हमारी अनस्टेबल हो सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है करेंसी को, हमारे देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ फिक्स कर देती है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया कि कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का क्या होगा, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा पूरा कंट्रोल, गवर्नमेंट का होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो गवर्नमेंट ही फिक्स कर सकती है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात आती है मेन चीज़, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई किस बेस पर हम फिक्स करेंगे, ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि आप किस बेस पर फिक्स करोगे कि $1 इतने रुपीस के बराबर होना चाहिए। तो बच्चे, ये देखने के 2 सिस्टम होते हैं, ये मेज़र करने के 2 सिस्टम होते हैं कि इसको कैसे मेज़र कराया कि कितना डॉलर कितने रुपीस के बराबर है। एक होता हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड और एक होता हमारा ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड। देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि हमारे यहाँ 10 ग्राम गोल्ड, अगर मैं बात करूँ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से, तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हम चेक करते हैं 10 ग्राम गोल्ड, अमेरिका में इसकी कितनी वैल्यू है, यूएसए में इसकी कितनी वैल्यू है और इंडिया में इसकी कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम गोल्ड यूएसए में पड़ जाता है आपको $5 का, सॉरी कितने का, $100 का, ठीक है। और इंडिया में पड़ जाता है वो हमारे पास 10,000 रुपीज़ का, कितने का, 10,000 रुपीज़ का। या मैं इसको और इजी समझाने के लिए बता देता हूँ, जैसे हमारे पास, मैं पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेता हूँ। पाकिस्तान में 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू हो गई फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़, ठीक है। और इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू हो गई 5,000 रुपीज़। इसका मतलब इंडिया में जितना गोल्ड 5,000 में आता है, उतने ही गोल्ड के लिए अमेरिका में 10,000 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। मीन्स हमारे ₹1 की वैल्यू पाकिस्तान में ₹2 की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। हमारे ₹1 की वैल्यू पाकिस्तान में ₹2 के बराबर है, तभी तो हमारे जो चीज़ 5,000 में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है, 10,000 में। तो गवर्नमेंट ऐसे डिसाइड करती है कि हमारे पास गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में
अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक्चुअली एक अमेरिका के बहुत इकोनॉमिस्ट थे जो ये पॉलिसी लेकर आए कि हम अमेरिका के कंपैरिजन में क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। एक्चुअली आपको पता है अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, उसका जो डॉलर है वो यूनिवर्स पूरे ऑल द जितने भी हमारे पास वो हैं पूरे अर्थ पर, या पूरे कह सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसके एक्सेप्टेबल है डॉलर। तो उसको बोला गया हमारे पास ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेटन वुड्स सिस्टम। सिस्टम इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात, इसमें चेक करते हैं। अब जैसे मान लो अगर पाकिस्तान में $1 की वैल्यू, पाकिस्तान में $1 की वैल्यू हो गई, ये मान के चलो आप है पाकिस्तान में $1 की वैल्यू 160 रुपीज़ है, और इंडिया में $1 की वैल्यू लगभग 80 रुपीज़ है। तो वही चीज़ मीन्स अगर अब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, इट मीन्स इंडिया का ₹1 पाकिस्तान के ₹2 के बराबर है। आई होप आप ये समझ गए होंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसको कैसे डिटरमाइन करा जाता है या कैसे मेज़र करा जाता है। तो हमने देखा कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो या तो गोल्ड के कंपैरिजन करके या फिर अदर कंट्री की करेंसी की, एनी अदर करेंसी बाय गवर्नमेंट। जैसे मेन चीज़ जो है, मेन है वो अमेरिका का डॉलर है, जिससे पूरे वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, किसी भी 2 कंट्री की करेंसी को मेज़र करा जाता है। और लास्ट में फिक्स एक्सचेंज रेट क्या करता है, फिक्स एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन करेगा आपकी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी में, या फिर रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मीन्स जब भी गवर्नमेंट अपने पैसे की वैल्यू क्या कर दे, कम कर दे। मान लो आज गवर्नमेंट ने $1 ₹50 का डिक्लेयर कर रखा है, उसको गवर्नमेंट $1 का डॉलर 60 में कर दे, इट मीन्स आपके करेंसी में क्या है, डीवैल्यूएशन हुआ है। इसी को कहते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट। ये क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट होता है तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट ही इसको डीवैल्यू कर सकती है और रीवैल्यू कर सकती है। अब बात करते हैं रीवैल्यू। रीवैल्यू मीन्स गवर्नमेंट हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग कर देती है। स्ट्रॉन्ग कैसे करेगी, जैसे पहले $1 हमारे को आता था 50 का, अब उन्होंने $1 के लिए 45 फिक्स रेट सिस्टम कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे रीवैल्यूएशन। आई होप आपको एक्सचेंज रेट सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम जो एक्सचेंज रेट है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड होती है जो भी मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, उसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर फॉरेन करेंसी की डिमांड ने सप्लाई को क्या करा, कट करा, इसी को हम क्या कहते हैं, ये रेट हो गया, डिसाइड हो गया कि इस रेट पर हम क्या करेंगे, ये डिमांड हो गया सप्लाई, ये फॉरेन करेंसी की डिमांड, ये फॉरेन करेंसी की सप्लाई, यहाँ पर इसको टच करा तो इसका मतलब रेट क्या होगा, इसके बेस पर डिसाइड होता है। मतलब अगर हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिमांड बहुत ज़्यादा जाएगी, इससे हमारा पैसा स्ट्रांग होता जाएगा। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, इस टाइम जो सबसे स्ट्रांग पैसा माना जाता है वो अमेरिका के डॉलर की वैल्यू है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर लगभग सभी देशों में क्या है, एप्लीकेबल है और डिमांड उसकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा लोग उसकी इसलिए वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा क्या है, डिमांड है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है, जहां एक दूसरे को कट करते हैं, उसी से हम क्या निकालते हैं, एक एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसके बाद क्योंकि ये कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती, तो इसमें कोई भी स्टेबिलिटी की इंश्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं कराया, तो ये कितना भी बढ़ सकता है और कितना भी नीचे जा सकता है। तो ये ऐसा है, एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये डे टू डे बेसिस पे भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि इसको कोई फिक्स नहीं कर सकता, ये मार्केट पे छोड़ देते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट, देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने बात करी
की इंश्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड है और गवर्नमेंट का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। एंड इट इज डिटरमाइंड बाई फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सा, ये कैसे डिटरमाइन करा जाता है, ये कैसे डिसाइड करा जाता है, तो ये हमने बताया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस। जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है, आप तो इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं तो डिमांड एंड सप्लाई समझते होंगे। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइजेस क्या होंगे, हाई होगी, उसकी वैल्यू हाई होगी। अब किसी गुड्स की अगर सप्लाई बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे अभी आप देखोगे करंट की सिचुएशन में कोई भी फ्रूट है वो अनसीजनेबल है, डिमांड उसकी खाने वाले ज़्यादा है मगर उसकी डिमांड नहीं है, सप्लाई कम है, तो उसके रेट ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर जब उसके सीज़न में कोई चीज़ आती, कोई भी फ्रूट आता है, मैंगो का एग्जांपल ले लो, मैंगो अपने सीज़न में क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसके रेट कम हो जाते हैं, जब उसकी सप्लाई नहीं रहती नॉन सीज़न में तो उसके रेट हाई जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब सिंपल सा, यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होता है कि भाई कितने डॉलर के बदले कितने रुपीस दी जाए, ये कौन डिसाइड करता है, ये कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, ये मार्केट डिसाइड करती है। और मार्केट किस पर डिपेंड रहती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस। जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसकी प्राइस डिसाइड करते हैं या एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। इस लास्ट पॉइंट को मैं दोनों को अच्छा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमने टॉपिक पढ़ा था करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, वही फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारे देश की करेंसी का क्या होना, वैल्यू का कम होना, वो होता है हमारे पास करेंसी डेप्रिसिएशन। और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारे देश की करेंसी का बढ़ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर क्या होगा, $1 की वैल्यू हो गई अगर 80 से 85, तो इसको कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। पहले $1 के बदले हमें 80 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब 85 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, मतलब हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और दूसरा, अगर हमारे पास $1 के बदले अब हमें खर्च करने पड़ रहे हैं 78 रुपीज़, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए करेंसी एप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज़ हो रही है। ओके, सो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्चुअली इन दोनों को मिलाकर है हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों को मिला के बनता है। अब ये कैसे बनता है, जैसे हमने बताया ये वो सिस्टम होता है जिसमें मार्केट फोर्सेस भी डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट और आरबीआई के थ्रू भी कंट्रोल करा जाता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया कि $1 की मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी, तो आरबीआई ने फिक्स कर दिया भाई $1 की मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी। अब इसके अंदर ये कितना भी फ्लक्चुएट कर सकता है, इसके अंदर ये कितना भी फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर कितना भी फ्लक्चुएट कर सकता है। सो जब हमने, इट मीन्स इसके अंदर हमने कैप लगा दी, अपर लिमिट की क्या लगा दी, हमने कैप लगा दी अपर लिमिट की कि इस लेवल से ऊपर ये नहीं जाएगा। ये 100 है, 100 के अंदर ये जितना भी वेरी करना चाहेगा ये वेरिएशन कर सकता है, बट ये उसके ऊपर नहीं जाएगा। मीन्स इसके अंदर फिक्स भी हो गया कि भाई रेट फिक्स कर दिया एक्सचेंज रेट का, मैक्सिमम ये होगा, और फ्लेक्सिबल भी होगा कि अगर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी 100 के अंदर जितना भी होगा वो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो फिर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब दूसरा आ जाए, इसके अंदर सेम चीज़, रेस्ट्रिक्शन द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट सिस्टम विद इन द सर्टेन लिमिट। क्या रहा कि भाई एक लिमिट है, इसके अंदर जितना मर्जी फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि दोनों को मिलाकर है तो फ्लक्चुएशन भी कर सकता है बट एक सर्टेन लिमिट के साथ, ठीक है। इट इज़ प्राइमली डिटरमाइंड बाई फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई। सबसे पहली चीज़ वही कि प्राइमरली तो क्या होता है, प्राइमरली तो ये डिमांड एंड जो मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड रहता है, बट उसके बाद एक लिमिट तक इसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई इंटरवीन कर सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसके अंदर हो रही है। जैसे, और फिर लास्ट में हम चेक कर लेते हैं एक्सचेंज रेट
डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विद इन ए लिमिट डिसाइडेड बाय आरबीआई। वही मतलब एक ही चीज़ को घुमा के कह रहा है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड कौन करेगा, मार्केट ही करेगा, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट एक लिमिट होगी उसकी। वही सेम चीज़ 100 रुपये फिक्स कर दिया आरबीआई ने, तो डॉलर की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जा सकती है, बट मार्केट फोर्सेस इसके अंदर अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो इसके अंदर कर सकती है। अगर एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर यहाँ के आसपास भी वो जाता है, अगर डॉलर मान लो ये एक कैप लगा रखी है और डॉलर इससे ऊपर निकलने के लिए अगर ऊपर निकलने वाला होगा, तो इस सिचुएशन में आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है, ऐसे डिसीजन लेकर आते हैं जिससे ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आरबीआई क्या करता है, जानबूझकर अपने पास ऐसी पॉलिसी लेकर आएगा जिससे जैसे इंपोर्ट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा लेना ताकि आप बाहर से इंपोर्ट ना करो। इंपोर्ट नहीं करोगे तो बाहर की करेंसी की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डॉलर की क्या होगी, वैल्यू कम होगी। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ आ गया होगा। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर जो एक्सचेंज रेट होता है डॉलर का और रुपीज़ का, किसी भी अदर कंट्रीज़ का और रुपीज़ का कैसे डिसाइड होता है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। ये क्यों करती है, ये इसलिए करती है कि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आ सके, ज़्यादा क्या रहे, वो ज़्यादातर स्टेबल रहे। फिर क्या करा, इसका इस पे कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। अच्छा, इसका एक और नाम से आना था प्लेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट जो सिस्टम होता है वो डिटरमाइन कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि वो दो तरीके से, या तो अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, हमने अपने कंट्री में गोल्ड का रेट देखा क्या है, हमने पाकिस्तान में गोल्ड का रेट देखा। अब दोनों को चेक करा कि भाई जैसे मैंने समझाया था आपको कि इंडिया में गोल्ड, यहाँ पे मैं दोबारा समझाता हूँ, इंडिया में गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू इंडिया और पाकिस्तान। जैसे इंडिया में है वो 5000 का और यहाँ पे 10,000 का। इट मीन्स जितने की चीज़ 10 ग्राम सोना, वो अगर वो 5,000 इंडिया में खरीद ले रहा है तो 10 ग्राम सोने परचेज करने के लिए पाकिस्तान में 10,000। इट मीन इंडियन 1 रुपया पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है, पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। ऐसे ही सेम चीज़ ये फिक्स कैसे करेंगे, और डॉलर के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू चेक करी जाएगी इंडिया में कितनी है, और डॉलर की वैल्यू चेक करी जाएगी पाकिस्तान में कितनी है। पाकिस्तान में मान लो $1 की वैल्यू होती है, इंडिया में $1 की वैल्यू होती है 80 रुपीज़ और पाकिस्तान में $1 की वैल्यू 160। इट मीन्स सेम वही चीज़, इंडिया का 1 रुपया किसके बराबर हो गया, पाकिस्तान के 2 रुपये के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर हम 80 रुपये में $1 परचेज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान में 160 रुपये में $1 खरीदा रहा था। इट मीन्स क्या है, हमारी उससे कितनी वैल्यू है, उससे हमारी वैल्यू पाकिस्तान की वैल्यू से डबल की वैल्यू है हमारे देश की करेंसी की। तो ऐसे डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में हमने बात करी थी, फ्लेक्सिबल में कैसे डिटरमाइंड होता है, सिंपल सा मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट क्या होगा। फिर हमने बताया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मार्केट डिसाइड करती है कि रेट, एक्सचेंज रेट क्या होगा। अब इस यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी की अनश्योरिटी नहीं होती क्योंकि मार्केट पर डिपेंड है, बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है। थर्ड, इस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता क्योंकि ये किस पर डिपेंड है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेम चीज़ अब ये डिटरमाइंड भी कैसे होती है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। तो जहाँ पर मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई वो करेगी, एक दूसरे को कट करेंगी, वहाँ पर ये क्या होगा, डिसाइड होगा। जैसे कि मैंने आपको एक फिगर के थ्रू बताया भी था, कैसे बताया था कि अगर आपका ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो इस जो जिस रेट पर करा उस रेट पर हम क्या करेंगे, अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर देंगे। और लास्ट में ये हमने बोला इसमें डेप्रिसिएशन होगा और एप्रिसिएशन होगा। देन लास्ट में मैनेज फ्लोटिंग में होता है, इसमें दोनों को मिक्स करके रेट फिक्स करा जाता है। जैसे पहले तो
गवर्नमेंट एक फिक्स कर देती है रेट कि भाई गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू क्या कर देती है, एक रेट फिक्स कर देती है कि डॉलर की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जा सकती, बट अंदर इसके अंदर वो कितना भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इट मीन्स इसके अंदर हाइब्रिड सिचुएशन हो गई, फिक्स रेट की भी सिचुएशन फिक्स आ गई और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की भी सिचुएशन पूरी हो गई। अब दूसरा, ये इट रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विद इन द सर्टेन लिमिट। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन, इसके अंदर फ्लक्चुएशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, बट एक कैप लगाकर उसके अंदर वो कर सकता है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। फिर प्राइमरीली इसका जो डिटर्मिनेशन होता है वही प्राइमरीली तो ये होता है कि ये कैसे डिसाइड होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस, बट विद इन अ सर्टेन लिमिट। $1 में 100 रुपीज़ का फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसके अंदर वो जितना मर्जी फ्लक्चुएट होता रहे। फिर सेम चीज़, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, मार्केट फोर्सेस पर, कि मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होगा। और लास्ट, गवर्नमेंट को लग रहा है ये अननेसेसरी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो ये कौन डिसाइड कर देता है, आरबीआई फिक्स कर देता है एक अपर कैप लिमिट, मतलब एक लिमिट फिक्स कर देता है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हम अभी बात करें करंट में, तो जो हमारा एक्सचेंज, जो इन तीनों में से इंडिया में जो चलने वाला है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू हम अपने एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इट मीन्स जो फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई से हम फॉरेन करेंसी को डिटरमाइन करते हैं। सो आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो तो अच्छे से आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।